एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन जैसे कि एग्जाम पास है, सीटेट के एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम, साथ ही साथ आपने और भी कई सारे फॉर्म फिलअप करने शुरू कर दिए। जैसे चंडीगढ़ जेबीटी के EMRS के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, DSSB के भी हो रहे हैं फॉर्म फिलअप, सुपर टेट की परीक्षा होगी और कई सारे एग्जाम। तो सभी में एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो होता है NEP 2020 का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में खास क्या रहेगा, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, लेकिन अभी वक्त की कमी है, आप रिवीजन करना चाहते होंगे, क्विक रिवीजन। तो आपके साथ ये वीडियो जो शेयर की जा रही है, इसमें दृष्टि IAS को किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दृष्टि IAS हम सभी जानते हैं, वो IAS की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट वहां पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। उनके द्वारा बनाया गया नोट्स है, PDF है और बहुत अच्छा शॉर्ट में उन्होंने सारी चीजों के NEP के जो भी खास चीजें, की पॉइंट्स है, उनको इंक्लूड किया उस PDF में। इस PDF को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो वो आप जरूर आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आपके साथ मैं भी एक बार इसकी रिवीजन हो जाएगी और आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा NEP 2020 के लिए। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं, क्रेडिट गोज टू दृष्टि द विजन, दृष्टिIAS.com पर भी आपको ये मिल जाएगा। NEP 2020 के जो मेन चीजें हैं, 6 पेजेस की PDF है, सिर्फ इसको ध्यान से देखते जाना है। इसमें जो मेन चीजें हैं वो पॉइंट्स में, बुलेट्स में लिखे हुए हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन शुरू में इतना 3-4 पैराग्राफ का, बाकी सब शॉर्ट पे लिखा है, की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाएं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। गौरतलब है, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था इसकी घोषणा के साथ ही। तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। दूसरा जो है, यहां पर देखेंगे 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो ये इसमें चर्चा किया गया है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए, तो 1986 की शिक्षा नीति में कुछ कमियां, जो ड्रॉबैक्स रह गए थे, उनको दूर करने के लिए NEP 2020 लाया गया, जिसके की पॉइंट्स इसमें डिस्कस आपके साथ किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्टली, बिना वक्त गवाए। और क्या चीजें इसमें लिखी गई है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है तो ये आप इसको बाय हार्ट कर सकते हैं कि लक्ष्य क्या रखा गया है। नेक्स्ट आगे जो है की पॉइंट्स है, बस की पॉइंट्स को आप पढ़ते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है, अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। तो 1986 में पहली लास्ट जो बनी थी NEP, वो 1992 में उसमें करेक्शन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की, तो ये वैज्ञानिक का नाम है, इनका नाम याद कर लें, कि अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो वर्तमान में जो बनाया गया है वो के कस्तूरी रंगन वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, उनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। NEP 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस, जो ऊपर में GER लिखा था, GER, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य है, काफी इंपॉर्टेंट है, GER से रिलेटेड। ये आपको देखना है, कब तक ये पूरा करना है ये आपको ध्यान देना है। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो व्यय कितना है इस पर देखिए, GDP का 6% हिस्सा जो है इस पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया और ये रख दिया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट करना है, सभी पॉइंट्स को याद करते जाना है, लिख लेना है, जिससे कि आपको जो है फटाफट एग्जाम में हो जाएगा। इसके प्रमुख बिंदु अभी आ रहे हैं। स्कूल संबंधी प्रावधान में इसमें क्या है वो देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति में 5
+3 ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू में दिया जाएगा 2+3+3 का मॉडल रखा गया है, या कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये आपको ठीक से याद होना चाहिए। 5+3+3+4 का मॉडल जो है रखा गया है। शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज होगी। तो फर्स्ट जो है 5, ये जो शुरू का 5 वर्ष है इसको डिफाइन करें। ये फर्स्ट 5 इयर्स क्या रहेगा, फाउंडेशनल स्टेज बुलाया जाएगा, जिसमें कि 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2 रहेगा। तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या आएगा, कितने साल का रहेगा, ये आपको याद करना है, 5 साल का, जिसमें कि 3 साल का प्री प्राइमरी से लेके फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड तक रहेगा। नेक्स्ट जो 3 इयर्स है ये क्या रहेगा, ये इसे प्रीपरेटरी स्टेज कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स रहेगा इसे क्या कहेंगे, उच्च माध्यमिक कहेंगे का मध्य चरण, जिसमें 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी शामिल है। और नेक्स्ट जो लास्ट 4 इयर्स है वो क्या रहेगा, 9, 10, 11, 12, जिसे कि माध्यमिक चरण या उच्च चरण बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से इसे 5+3+3+4 का मॉडल डिफाइन किया गया है। ये सभी पॉइंट्स को आप रट लें, बाय हार्ट कर लें, तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसी से सारे क्वेश्चन आंसर आपके हो जाएंगे। एनईपी 2020 के तहत एचएचआरओ द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। तो और भी कुछ चीजों का प्रस्ताव किया गया है, उसको इंग्लिश में भी याद कर लें, हिंदी में भी। उसका नाम है एचएचआरओ द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्वारा इसमें क्या शामिल किया गया है, 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चों के लिए जो बेसिक कौशल सुनिश्चित किया जाएगा 2025 तक। तो देखिए ये कितना पूरा हो पा रहा है, फिलहाल तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है भाषा के से रिलेटेड, अब इसमें क्या है वो देखते हैं। अभी तो ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड था कि उसकी क्या संरचना है, क्या क्या है, लक्ष्य है। नेक्स्ट है भाषा से रिलेटेड। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने को बल दिया गया है। स्टैंडर्ड 5 तक आपकी मातृभाषा या रीजनल, जैसे कि आप साउथ में हैं तो आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, स्थानीय भाषा, मातृभाषा पढ़ाना है स्टैंडर्ड 5 तक। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। तो मातृभाषा जो है आपकी उसको स्टैंडर्ड 8 और उसके आगे भी रखा जाना चाहिए, ये सुझाव है। नेक्स्ट है भाषा से रिलेटेड है ये एनईपी 2020 में सुझाव, जो स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। उसके बाद जो उच्च शिक्षा होगी उसमें संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को ऑप्शनल में दिया जाएगा, संस्कृत को और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को, लेकिन वो ऑप्शनल में होगा, वो एसेंशियल नहीं होगा, लेकिन रखा जाएगा जो बच्चे सीखना चाहेंगे उनके लिए। तो इस तरीके से फिर शारीरिक शिक्षा के लिए क्या रखा गया है, क्योंकि ये 6 पेजेस की है तो मैं आपको पूरा जो है 2 पेज तक कंप्लीट कर देती हूँ। अगर आपके बहुत कमेंट आएंगे तो मैं इसके बाद जो है पूरी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी की वीडियो बना के आगे का जो है वो शेयर कर देती हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद है शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, इसमें क्या है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा भी जो है जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन भी काफी जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई से होता नहीं, सर्वांगीण विकास का रहता है यहाँ पर। तो विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, जिससे बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए, क्योंकि अभी स्कूली पाठ्यक्रम में आप ज्यादा देखेंगे कि बागवानी वगैरह तो देखने को नहीं मिलती, तो ये सारी चीजें ऐड की गई हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत में, सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है पाठ्यक्रम और सिलेबस में और इवैल्यूएशन में क्या इन्होंने सुझाव दिए वो देख लेते हैं। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कला, विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों में एवं
पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, प्रैक्टिकल होते हुए सिखाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगी। ये कहने का मतलब है कि बुकिश नहीं होगा, ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड होगा। इसके बाद कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेज से व्यावसायिक शिक्षा को इंक्लूड करने को बताया जा रहा है? स्टैंडर्ड 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज को, व्यावसायिक शिक्षा को, जैसे कि कोई चीज बनाना हो गया, टोकरी बनाना हो गया, कोई चीज ऐसा बनाना जिससे कि बच्चे जो अर्न करना चाहेंगे, रिवेन्यू जनरेट भी करना सीखें, और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक सारी चीज बुकिश है, कोई भी वोकेशनल कोर्स नहीं पढ़ाया जाता है। अमेरिका वगैरह में वोकेशनल स्टडीज शुरू कराए जाते हैं, इंग्लैंड में पहले से ही, तो वो यहाँ पर इंक्लूड करने की बात है। फिलहाल तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो एनसीईआरटी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाए। ये भी फिलहाल तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल सिर्फ बातें हैं, एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। तो क्लास 10 और क्लास 12 में क्या है, बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो इसमें शायद कुछ चेंजेस का है। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया। जैसे कि अभी पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 10 या 12, बाकी सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये है कि एक ही बार पूरा लोड नहीं आए, सेमेस्टर वाइज एग्जाम लें और एमसीक्यूज डाल दें, पूरे के पूरे पेपर में एमसीक्यूज डाल दें। ये अभी ये सारी चीजें जो है, तो यहां तक हो गया बहुविकल्पीय क्वेश्चंस डालने का है। स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 12, इसमें क्वेश्चन में कन्वर्ट कर करके आप देखेंगे तो सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसमें बोल रहे हैं कि परख के नाम से एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, सॉरी अगर मैंने आंदोलन बोला हो, राष्ट्रीय आकलन केंद्र असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां पे कि स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो उनके जो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी इवैल्यूएशन के लिए, और उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, जो ओवरऑल स्टूडेंट की डेवलपमेंट है उसके असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड को रखते हुए सामने छात्रों के असेसमेंट की जाए, इवैल्यूएशन जो है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए। तो ये एक परख नाम का नेशनल असेसमेंट सेंटर, राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापना किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एक और काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है जो आजकल काफी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, जिसका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, और इससे जो है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन असेसमेंट होगा। तो ये हो गया। इसके बाद और भी पेजेस हैं, 3 पेजेस और हैं। अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं आगे के पेजेस आपके लिए समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दूंगी। 2 वीडियोस और बनेंगे ऐसा लग रहा है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पर।